और एबनॉर्मल मोलर मासेस, वो वाला टॉपिक थोड़ा सा पेंडिंग है, और उसके बाद आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द 12th पोर्शन, दैट इज द हेलो एल्केन्स एंड द हेलो एरीन्स. इज दैट फाइन? Yes, दिस ma'am. इज द एबनॉर्मल मोलर मासेस. Regarding the abnormal molar masses, ये थोड़ा सा पोर्शन regarding the abnormal molar mass topic, as we have done that in all the colligative properties, we have done for the calculation of the molar mass. ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि the molar mass calculated by the use of the colligative properties, by the use of the colligative properties, doesn't agree with the actual molar mass, with the actual molar mass. इसको ना हम नाम ऐसा दे देते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके निकाला है, that one is called as a calculated molar mass, and actual molar mass को या तो actual molar mass बोल सकते हो या observed लिख सकते हो, तो actual भी ठीक है वैसे, actual molar mass of the compound. तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली द मोलर मास हमें एक्चुअली से डिफरेंट क्यों मिलता है? व्हाट, व्हाई देयर इज अ डेविएशन? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू द एसोसिएशन और द डिसोसिएशन. इसके पीछे रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू द एसोसिएशन और द डिसोसिएशन. एसोसिएशन और द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स. जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके बीच में जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, उनके कारण आपको जो मोलर मास होगा वो एबनॉर्मल मिलेगा. अब आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक है, पहले तो देख लेते हैं कि ये एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता क्या है. जैसे लेट्स स्टडी द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स. तो रिगार्डिंग द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, तो डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गया, जैसे KCl है. KCl जब एक्वस फॉर्म में जाएगा तो दैट विल गिव एज अ K प्लस इन द एक्वस फॉर्म एंड द Cl नेगेटिव इन द एक्वस फॉर्म. तो इट विल अंडरगो द डिसोसिएशन इन द एक्वस फॉर्म. तो एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ द KCl, there is a formation of its ions. अब colligative property क्या कहती है कि it is depending upon the number of the particles. And in the chemical equilibrium chapter regarding the Arrhenius theory of the electrolytes, we have done that each ion will behave as an particle, as an independent particle, and contribute toward the colligative property. तो पहले आपके पास KCl एक था, अब उसके दो आयंस बन गए हैं, K प्लस एंड द Cl नेगेटिव. तो बेसिकली अब आपके पास 2 आयन फॉर्म हो गए इसमें. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलूंगी मैं इसको, आयन या मैं सॉल्ट कुछ भी नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता रही हूँ. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन increases due to the dissociation. नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में बढ़ जाते हैं ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस पे डिपेंड, कौन इस पे डिपेंड करता है? So the Cp, which is a colligative property, so the colligative property also increases.
ठीक है, द वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्रीजेस, चाहे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, या ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अब आपने देखा होगा कि कोई भी हमने कैलकुलेशन की है तो उसमें जो आपका मोलर मास होता है सोल्यूट का, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से चेक कर लेना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो एज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, सो मोलर मास ऑफ द सोल्यूट क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट डिक्रीजेस। और बेटा ये मैं किस मोलर मास की बात कर रही हूँ, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेटेड मोलर मास बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज अ कैलकुलेटेड मोलर मास दैट इज कैलकुलेटेड बाय द यूज ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर ये मोलर मास की वैल्यू इसमें डिक्रीज हो जाती है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ योर डिसोसिएशन। ठीक है, किसके कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाती है, एक्चुअल के कंपैरिजन में। मोलर मास ऑफ द सोल्यूट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द एक्चुअल मोलर मास, है ना, एक्चुअल मोलर मास। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप एसोसिएशन ले लो, एसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, एसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है एसिटिक एसिड। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आप एसिटिक एसिड के लोगे तो वो डाइमराइज हो जाता है एसिटिक एसिड, दैट इज गिविंग अ CH3COOH ट्वाइस। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक CH3C डबल बॉन्ड OOH, एंड ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, तो ये डाइमराइज हो गया। ठीक है, डाइमर बन गया। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द एसोसिएशन, एज अ रिजल्ट ऑफ द एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, डिक्रीज, number of the particle decreases in the solution, so colligative property भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और मोलर मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, किसके कंपैरिजन में इंक्रीज हो गया मोलर मास, एक्चुअल मोलर मास के कंपैरिजन में। तो बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में यूज होता है, दैट्स व्हाई स्किप नहीं किया मैंने कि थोड़ा सा इसको पढ़ा ही देते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो आपको ये बोलेगा नहीं न्यूमेरिकल में कि आपको यहाँ पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन लगाना है, आपका आंसर वेरी कर जाएगा, तो वो आपको लगाना कैसे है, कैसे चेक करते हो। पेपर में कोई क्वेश्चन आया जिसमें उसने KCl लिखा हुआ दे दिया, एसिटिक एसिड लिखा हुआ दे दिया, या उसमें आपको उसने लिखा हुआ दे दिया योर ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज ना तो एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है, नीदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट, इसमें कुछ भी नहीं होगा, एसोसिएट नॉर डिसोसिएट, तो इनमें से आपको पहचानना होता है। तो इसमें हो जाएगा डिसोसिएशन, इसमें हो जाएगा एसोसिएशन, तो ऐसे करके आप पहचान लोगे। और इसके लिए हमारे पास एक फैक्टर होता है विच इज कॉल्ड एज अ वंट हॉफ्स फैक्टर। वंट हॉफ्स फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इसका है सिंबल भी है, सिंबल नेम। वंट हॉफ फैक्टर है डिग्री ऑफ, दिस इज अ डिग्री ऑफ एसोसिएशन or the dissociation of the electrolyte in the solution, of the electrolyte in the solution। solution में कितना एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है उसकी ये डिग्री है। तो I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू होगी एक्चुअल मोलर मास अपॉन द कैलकुलेटेड मोलर मास। अब देखो जैसे हो रहा है आपके पास एसोसिएशन, एसोसिएशन के केस में हमने क्या पढ़ा था, फिर से लिख देती हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाते हैं, यस
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाती है, मोलर मास इंक्रीज हो जाता है। ये मोलर मास कौन सा है जिसको मैंने स्टार्टिंग में, देखो किताब कुछ भी लिखे, हम अपनी तरफ से श्योर रहने चाहिए कि हमें सही पुट करना है। कैलकुलेटेड मोलर मास विद द हेल्प ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। तो एसोसिएशन के लिए आई होता है लेस देन 1। सिमिलरली आप यही काम डिसोसिएशन के लिए कर सकते हो। तो इफ द सॉल्यूशन इज हैविंग द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी तो जो आपका मोलर मास है वो डिक्रीज हो जाएगा, मोलर मास डिक्रीज हो जाएगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, आई इज ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से आपके मोलर मास के चेंज होने से आई की वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन 1 आती है। अब आई का इंट्रोडक्शन ना हमें बिना बोले क्वेश्चन में करना होता है, ठीक है। जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी थी फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने लिखा था पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया, और इसको एक्स बी के बराबर लिखा था। इससे तुम निकालते थे एम बी की वैल्यू। अब इसको आई इंटू एक्स बी कर दोगे। अगर पेपर में ग्लूकोज आ गया तो आई की वैल्यू 1 पुट कर देना, ठीक है। आई की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, कुछ भी एसोसिएशन डिसोसिएशन ना हो तो आई की वैल्यू 1 होती है। एसोसिएशन के लिए लेस देन 1 होती है। और कैसे कैलकुलेट करोगे आई की वैल्यू, जैसे आपके पास केसीएल आ गया, तो कई क्वेश्चंस में तो ये बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, केसीएल उसने पेपर में इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, तुम देख के ही के प्लस और सीएल नेगेटिव 2 लगा दोगे, तो आई की वैल्यू एक्चुअली में वैसी ही होती है जैसे अल्फा होता है ना, कि नंबर ऑफ आयंस कितने फॉर्म हुए डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे, तो वो 2 लगा दोगे आप, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको पेपर में क्वेश्चन आया, जैसे कैल्शियम क्लोराइड का आ गया तो आई की वैल्यू 3 आ गई, तो वैसे लगा सकते हो। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो नहीं तो लगा सकते हो, ठीक है। अब सेकंड था आपका एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टीबी की वैल्यू आप एडजस्ट कर दो आई इंटू के बी इंटू एम, ठीक है। ऐसे ही डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट में आप इसकी वैल्यू कर दो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो अल्टीमेटली जो तुम पेपर में क्वेश्चन करोगे, आपको ये नहीं ना देखना यहाँ पे कि हमने कौन सा टॉपिक पहले पढ़ा बाद में पढ़ा, पेपर में तो सब सिलेबस पढ़ के जा रहे हो, तो आपको शुरुआत ही क्वेश्चन की एसोसिएशन डिसोसिएशन को दिमाग में रख के करनी है, ठीक है। या आपको आ गया कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले में भी यू हैव टू इंट्रोड्यूस द आई, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू विद द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसी का ही मोस्टली इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आता है, ये थोड़ा बहुत कहीं रीजनिंग पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज मोस्टली चांसेस न्यूमेरिकल के ही हैं इस चैप्टर में से। तो आई का इंट्रोडक्शन आपको करना है। अगर आपको कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लग रहा है कि जो डिसोसिएट नहीं हो रहा है या एसोसिएट नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप आई की वैल्यू 1 लगा के या बिना आई इंट्रोड्यूस किए क्वेश्चन कर सकते हो। तो इज दैट क्लियर? हाँ जी भाई, इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? यस मैम। क्या हो गया, यस नहीं हो रहा है आपकी क्लास में आज? तो बेटा, तो दैट वाज अ ओनली टॉपिक पेंडिंग, और इसको आप अप्लाई करो क्वेश्चंस पे, देन यू विल गेट टू नो कि कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम स्टार्ट कर देते हैं आपका ऑर्गेनिक वाला पोर्शन, दैट वाज ऑल अबाउट फॉर द सॉल्यूशन चैप्टर। तो ऑर्गेनिक में आना है ना आपको, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। यस यस मैम। So regarding the haloalkanes and the haloarenes chapter, पहले तो ये ध्यान में रखेंगे होता क्या है ये। देखो, हैलो वर्ड आ गया हैलोजन से और एल्केन्स, ठीक है। हेलो आ गया आपका हैलोजन से प्लस एरीन्स,
तो बेसिकली एल्केन सब बच्चों को पता है, अभी अभी हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ के आए हैं। एल्केन इज CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करोगे, तो जब आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो बनता है CnH2n+1। ये RH लिखा जाता है इन द जर्नल, ठीक है, और इसको लिखा जाता है R विद 1 वैलेंसी, वैलेंसी छोड़ के, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर लिया। तो अगर ये एल्केन है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एल्काइल ग्रुप, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ एल्काइल ग्रुप। अब इसमें क्या किया हमने, एल्काइल ग्रुप में एक हैलाइड को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसमें हैलोजन को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये बन गया CnH2n+1 into X, तो दैट इज कॉल्ड एज अ हेलोएल्केन, ठीक है। हैलोजन कुछ भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। बाकी एल्काइल ग्रुप भी आप कोई भी ले सकते हो। उसके बाद आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें आपको पता है कि पेरेंट न्यूक्लियस कौन सा है। एरोमेटिक कंपाउंड में पेरेंट न्यूक्लियस हो गया आपका बेंजीन, तो दिस इज अ बेंजीन। इस बेंजीन में से आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे, ये हाइड्रोजन हमने इसमें से हटा दिया। तो जब हाइड्रोजन को आप हटाओगे तो ये बन जाएगा, क्या बोलते हैं इस ग्रुप को जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे, फिनाइल। फिनाइल। यस, दिस इज कॉल्ड एज अ फिनाइल। उस फिनाइल ग्रुप में आपने हैलोजन को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये बन गया आपका बेंजीन के ऊपर X, तो दिस इज कॉल्ड एज अ हेलो एरीन्स। तो haloalkenes and haloarenes are basically the derivatives of the halogen derivatives of the alkane, ठीक है, हेलोजन से बेसिकली ये फॉर्म हुए हैं। ओके, इफ यू हैव टू गिव द IUPAC नेम, तो कैसे देंगे IUPAC नेम इसका, regarding the IUPAC name, of the haloalkenes first. Let us say I am having the CH3Br. हाँ जी, कैसे नेम देंगे इसका, हाउ यू आर गोइंग टू नेम इट, क्या मेथड होता है? देर आर द two ways of naming it. The first one is halo alkane, जैसे ब्रोमो लगा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रोमो methane. How you are going to give the common name of this compound? मिथाइल ब्रोमाइड। Methyl bromide, this is a common name. This is called as a methyl bromide. How to give the name of this compound? What is the name of this compound? 1-bromo 4-methyl pent-2-ene। How you are going to decide कि किसको priority देनी है? डबल बॉन्ड को ब्रोमीन वाली साइड से नंबरिंग होगी क्योंकि उससे डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर आ रहा है। देखो, जब आप IUPAC नेमिंग करते हो ना, when you will give the IUPAC नेमिंग, तो IUPAC नेमिंग में आप सबसे पहले लिखते हो पहले प्रीफिक्स, उसके बाद लिखते हो आप वर्ड रूट, उसके बाद लिखते हो आप प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद लिखते हो आप सेकेंडरी सफिक्स, ऐसे ही करते हो ना। अगर ये लाइन आपको नहीं आती तो प्रीफिक्स का मतलब होता है सब्सिक्वेंट,
वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स, इथ मिथ प्रोप। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है एन, इन और आइन। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। और जो प्रायोरिटी का ऑर्डर दिया जाता है ना, प्रायोरिटी का ऑर्डर सबसे पहले होता है फंक्शनल ग्रुप को। जहां पे फंक्शनल ग्रुप लिखा हो उसको सबसे कम नंबर जाना चाहिए। उसके बाद जाता है फंक्शनल ग्रुप, कौन सा सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया। उसके बाद जाता है एन, इन, आइन को, यानी कि एन को तो खैर नहीं, इन और आइन को, यानी कि प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स के एंड में बारी आती है प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स को सबसे कम नंबर मिलता है। और चाहे हम इस चैप्टर में हेलो एल्केन और हेलो एरीन को प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है, पर जो आपका ये है सब्सिक्वेंट्स, उसमें एल्काइल ग्रुप्स भी आते हैं और उसमें हेलो भी आती हैं, हेलोजेंस भी आती हैं, ये भी प्रीफिक्स ही गिने जाते हैं। तो आपको प्रायोरिटी इस हिसाब से देनी होती है कि आपके फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको ज्यादा नंबर मिले, या इन आइन को सॉरी कम नंबर मिले, या इन आइन को कम नंबर मिले। अब आपने क्या किया, आपने ब्रोमो देख लिया और ब्रोमो से आपने उसको नंबरिंग स्टार्ट कर दी। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो दिस कम्स आउट टू बी 3। दिस साइड से इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट इज दिस। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि आई वांट टू गिव द लोएस्ट नंबर टू द बी आर। ये तो इस प्रेजेंट सिचुएशन में हो गया कि अगर मैं इस साइड से इसकी नंबरिंग करूं तो दिस इज गेटिंग द 2 नंबर। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रायोरिटी बी आर को देख के नहीं दी गई है, प्रायोरिटी किसको देख के दी गई है, आपके कौन सा सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स को। ठीक है। इसके भी कंपैरिजन में अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप होता तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते। ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग दैट वाज करेक्ट। बट अदरवाइज अगर मैं इसमें कुछ और एक कार्बन ऐड कर देती तो आप उस हिसाब से चलते जिस साइड पे ज्यादा प्रीफिक्सेस आ रहे हैं और इसको कम नंबर मिल रहा है। तो अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, ये भी प्रीफिक्स ही है, बी से स्टार्ट होता है, ये म से स्टार्ट होता है, एम है यहाँ पे। तो दिस इज 1 ब्रोमो, 4 मिथाइल, बाकी 5 कार्बन है इसमें, तो पेंट, 2 इन। So this is how you are going to give the IUPAC name of this compound. अगर मुझे इसका नाम देना है तो कॉमन में क्या नाम होगा और IUPAC में क्या नाम होगा, क्विकली। दिस इज अ कंपाउंड वी आर हैविंग। ओके, सबसे पहले इसका कॉमन नेम बताओ कि इसका कॉमन नेम क्या है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इतना टाइम नहीं लगाना है। डू यू नो अबाउट द आइसो, नियो, सेकेंडरी, दिस एंड दैट और नॉट। मैम नियो। अगर आपके पास एक ही कार्बन है और 2 कार्बन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि एक ही कार्बन है तो वो 0 डिग्री कार्बन है, 2 कार्बन है तो वो आपके दोनों के दोनों 1 डिग्री हैं। तो दोनों में से अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो आप में जो भी ग्रुप बनता है वो सेम कैटेगरी का है, उसमें कोई मतलब 2 डिफरेंट चीजें नहीं बन सकती हैं। तो ये नॉर्मल मिथाइल ग्रुप है ऑलवेज, और ये इथाइल ग्रुप है ऑलवेज। पर अगर आप बात करते हो 3 कार्बन वाले ग्रुप्स की तो दिस इज अ CH3, CH2 एंड CH3। इसमें एक्सट्रीम वाले 2 हैं 1 डिग्री कार्बन एटम और ये है 2 डिग्री कार्बन एटम। तो यहाँ पे 6 प्राइमरी हाइड्रोजन एटम है, 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री है और 2 हाइड्रोजन इसमें 2 डिग्री है। तो आपको क्या करना होता है, आप जो मुझे चैट बॉक्स में आंसर भेज रहे हो, मैंने तो अभी कोई कंपाउंड बनाया ही नहीं है, आप किसका आंसर भेज रहे हो, जिसने इसका भेजा है दैट्स ओके। उसके बाद वाला आंसर जिसने भेजा है हेमंत ने, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, मैंने कहाँ बनाया, अभी प्रोपाइल ब्रोमाइड तो बनाया ही नहीं मैंने, ब्रोमाइड लगाया ही नहीं है, आप अपने आप से ही कंपाउंड बना रहे हो। 6 हाइड्रोजन में से कोई एक भी हाइड्रोजन अगर आप माइनस करते हो तो आप इस ग्रुप पे पहुंचते हो। तो इस ग्रुप का नाम है एन प्रोपाइल।
अब इसके साथ कुछ भी आ जाए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो जाए, Br लगेगा तो N प्रोपाइल ब्रोमाइड, OH लगेगा तो N प्रोपाइल एल्कोहल, पर ये सब कॉमन नेम की बात हो रही है। और मोस्टली जब कन्वर्जन्स आती हैं या चैप्टर्स में यूज होता है तो कॉमन नेम बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आधे बच्चे तो यही क्वेश्चन गलत कराते हैं, उनको यही नहीं पता होता। तो ये बन गया N प्रोपाइल। अब सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दे। तो जब हम सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैलेंसी बचेगी, और ये 2 डिग्री है, यहाँ से माइनस ऑफ हाइड्रोजन किया, ठीक है। यहाँ से कोई ग्रुप लगेगा तो आप उसको बोलोगे आइसोप्रोपाइल। अब मैं ब्रोमाइड लगाऊं, मैं क्लोराइड लगाऊं, मैं अल्कोहल लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, बस इसका नाम आइसोप्रोपाइल होगा अगर ये यहाँ से कुछ अटैच होता है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कुछ अटैच होता है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गिव द 2 आइसोमर्स इन द केस ऑफ योर प्रोपेन। प्रोपेन के केस में इस तरह से आपके 2 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। अब आ जाओ ब्यूटेन के केस में, जल्दी जल्दी। ब्यूटेन के केस में आपके पास 4 कार्बन एटम है, यू आर हैविंग द 4 कार्बन एटम। 4 कार्बन एटम में से आपके पास 6 हाइड्रोजन है प्राइमरी। अगर कार्बन्स को देखा जाए तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो आप इसमें से -6 जो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम है उनमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ठीक है, माइनस नहीं लिखेंगे ऊपर। तो अगर इनमें से कोई भी हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो यू विल अराइव एट दिस रिजल्ट CH3 CH2 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 हाइफन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एन ब्यूटाइल। तो इसको एन ब्यूटाइल पढ़ोगे, ग्रुप कोई भी लगा हो, कोई भी फंक्शन ग्रुप हो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ग्रुप ऐसे ही चलेगा। बट अगर आपने सेकेंडरी में से कोई एक भी रिमूव कर दिया, 4 यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम है, उनमें से कोई एक भी रिमूव कर दिया, CH3 CH, बेसिकली इसको ऐसे लिखते हैं CH2 और CH3, तो ये आपका ग्रुप क्या बन जाएगा? व्हाट डू यू कॉल इट एज? इसको क्या बोलोगे? आइसोब्यूटाइल। नो, दिस इज नॉट आइसो। बहुत सारे बच्चे इस यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। जब आप, नियोब्यूटाइल। ओके लेट मी से, जो आपका जो पेरेंट कंपाउंड है, पेरेंट कंपाउंड एन ब्यूटेन है, तो एन ब्यूटेन से तुम आइसो कैसे बना सकते हो? पेरेंट ही मैंने एन ब्यूटेन लिखा, मैंने आइसो लिखा ही नहीं क्वेश्चन में। तो जब यहां से रिमूव होगा तो इसका कुछ नाम नहीं है, बस ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। वो इसलिए क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन एटम है। अब अगर आपने पेरेंट ऐसा ले लिया CH3C CH3C H एंड CH3, अब इस पेरेंट कंपाउंड का नाम आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर कोई CH3 लगा है, ठीक है, ये आपका सेकेंड लास्ट कार्बन है, ठीक है, इस पे अगर CH3 लगा है इस तरीके से, मतलब जो ऐसा कुछ कॉमन आता है, तो ये आपका आइसोब्यूटेन है। अब इसमें फिर आपके पास कितने तरह के हाइड्रोजन है देखो, इसमें आपके पास 1 डिग्री 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, 3 ये 6 9 हाइड्रोजन है 1 डिग्री। तो इनमें से अगर आप कोई भी हटा दोगे, और बेसिकली हटाया ऐसे जाता है ज्यादातर ये, तो ये वाला ग्रुप है आपका आइसोब्यूटाइल। दिस इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइल। और आइसोब्यूटाइल ग्रुप में प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव होता है, ना कि सेकेंडरी। इसमें सेकेंडरी रिमूव हुआ था। या दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ये वाला हाइड्रोजन है 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन को आप एक रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा CH3 CH3 CH3, और यहां से कोई ग्रुप अटैच करोगे। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टर्शरी ब्यूटाइल? क्योंकि ये 3 डिग्री है। अब इसका नाम आइसो नहीं है, ठीक है, चाहे ये आइसो बना है, पर इसका नाम टर्शरी ब्यूटाइल होगा। आइसो ब्यूटाइल हमेशा प्राइमरी होता है, ठीक है। तो ये ब्यूटेन के केस में इस तरीके से आप 4 आइसोमर बना सकते हो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ब्यूटेन में। बस एक और पढ़ना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। CH3 CH2 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 CH3। अब ये मैंने स्केलेटन ही एन पेंटेन का बनाया, मतलब स्ट्रक्चर ही एन पेंटेन की है। तो एन पेंटेन की स्ट्रक्चर में 6 हाइड्रोजन है 1 डिग्री और 6 ही हाइड्रोजन है 2 डिग्री। तो अगर हम 1 डिग्री में से कोई एक हाइड्रोजन हटाते हैं, जो कि आपको पता ही है क्या बनेगा, CH3 CH2 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 और आगे कोई ग्रुप लगा दें, तो ये बनेगा एन पेंटाइल, क्योंकि आपने नॉर्मल पेंटेन से बनाया है। अब आप इसमें से कोई भी सेकेंडरी हटा लो, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, कोई भी हटा लो, anyone। तो दिस इज CH विद 1 वैलेंसी, CH2 CH2 एंड CH3। अगर आप इस सेकेंडरी को रिमूव कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये
सेकेंडरी पेंटाइल बनेगा। ठीक है, अब अगर आपने पेरेंट कंपाउंड ही आइसो लिखा, देखो आइसो लिखने का ढंग देखो, मतलब जो आप एक में करके आए हो ना, उसी में ही बस CH2 का एडिशन करते जाना और होमोलोगस सीरीज बनाते जाना। अब इसमें 1 2 3 फिर से 9 हाइड्रोजन है 1 डिग्री, तो 9 हाइड्रोजन जो आपके 1 डिग्री हैं उसमें से अगर कोई एक आप हाइड्रोजन हटाओगे, और स्पेशली लास्ट वाला CH3 CH2 एंड CH2, तो इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटाइल। देखो आइसोपेंटाइल और आइसोब्यूटाइल में बस इतना फर्क है कि एक CH2 इंट्रोड्यूस हो गया। बाकी अगर आप यहां से हटाओगे ये वाला जो 3 डिग्री है, तो -3 डिग्री हाइड्रोजन को अगर आपने रिमूव किया तो आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3, वैलेंसी आ गई, CH2 CH3, तो ये बन गया आपका टर्शरी पेंटाइल। ठीक है, पर इसमें एक ऑप्शन और भी है, आप इसको भी हटा सकते थे सेकेंडरी। तो अगर आपने -2 डिग्री हाइड्रोजन किया तो आपका कंपाउंड आएगा CH3 CH CH3 CH वैलेंसी CH3। अब ये 1 2 ये भी आपका सेकेंडरी पेंटाइल ही कहलाएगा। ठीक है, बाकी कहने वाली किताबें उसे सेकेंडरी आइसोपेंटाइल भी कहती हैं, क्योंकि ये आइसो की स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो यहाँ पे 3 यहाँ से और 2 यहाँ से 5 बन चुके हैं अभी तक। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? मैम अगर मैम मैम अगर प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसे कार्बन होगा तभी आइसो और नियो बनेंगे। हाँ वो बना रही हूँ, आगे नहीं फिर देख। अगर आपका पेरेंट कंपाउंड ही ऐसा है, ऐसा, ठीक है, तो 1 2 1 2 3 4 5, तो इसको, इसका नाम ही नियोपेंटेन है, ये पेरेंट कंपाउंड ही नियोपेंटेन है। अब नियोपेंटेन में 3 6 9 12 12 हाइड्रोजन है 1 डिग्री, तो इसका मतलब है इसमें से कोई एक भी हटा लो तुम्हारा आंसर सेम आएगा, CH3 CH3 और CH2, तो इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल। अदरवाइज कभी भी एन पेंटेन से या आइसोपेंटेन से नियोपेंटाइल बन ही नहीं सकता। और नियोपेंटाइल का कोई, नियोपेंटेन से कोई और भी आइसोमर नहीं बन सकता। इसके अलावा कोई और कॉमन नेम है ही नहीं है, सेकेंडरी आइसो टर्शरी और नियो ये मैंने करवा दिए हैं, और बाकियों में भी आपका पैटर्न यही चलेगा, कुछ नया नाम ऐड नहीं होगा। अब बताओ तुम क्या कह रहे थे, क्योंकि अब पेंटेन का सारा कंप्लीट है। मैम बोल रहा था कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन होगा तभी आइसो और नियो लेंगे। हाँ, अगर आपका आइसो है तभी आपके पास आइसो के आइसोमर बनेंगे। अगर स्टार्टिंग स्ट्रक्चर एन पेंटेन है तो उससे आइसो कभी नहीं आ सकता। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। चलो अब उसी कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं जो आपका ये, अब बताओ इसका कॉमन नेम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हाँ, क्योंकि ये नियो तो है नहीं है ना, तो इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसका IUPAC बताओ। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। कहीं से भी नंबरिंग करोगे इसको 2 नंबर ही मिलेगा, और B पहले आता है M से, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 कार्बन एटम वाली चेन है तो प्रोपेन। अब सही आंसर देना। CH3 3 times है CH2Br। If want you people can expand it। चलिए नियोपेंटाइल ब्रोमाइड ऊपर वाले का। हाँ, देखो इसको कैसे ओपन करेंगे, C के साथ 3 तो CH3 लगे हुए हैं और उसके बाद CH2 लगा। जब तुम्हें इतना ग्रुप पढ़ा दिया गया कि इसको नियो बोलते हैं, है ना, CH3 थे ना हर जगह, उसका एक हाइड्रोजन हटा के उसको लगाया फिर दिया,
तो इसका आ गया नियोपेंटाइल ब्रोमाइड. एंड व्हाट अबाउट द IUPAC नेम? मैम 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल ठीक है, बेंजीन वन के साथ प्रोपेन. कॉमा नहीं आएगा. 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल propane. What about this one? CH3, CH2, CHC. सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड. हाँ जी, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड. ये वो वाला जो नॉर्मल वाले से सेकेंडरी बना था. What about the IUPAC? 2-क्लोरोब्यूटेन. 2-क्लोरोब्यूटेन. तो मेरे ख्याल से अब आप IUPAC नेम और कॉमन नेम में कोई मिस्टेक नहीं करोगे. नाउ यू नो हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज देम. एरोमेटिक वाले केस में देखो, नॉर्मल में तो नेम कोई मुश्किल है ही नहीं है. क्लोरोब्रोमो कुछ भी लगा होगा, आप ऐसे नेम लगा दोगे. लेट अस सपोज वहां यहाँ पे मेरे पास CH3 है और यहाँ पे CH3 है. Cl और CH3 दोनों है. तो कॉमन नेम में कई बार क्या होता है ना कि पेरेंट के नेम के साथ इसका नाम दे देते हैं. अब इसका पेरेंट नेम टोल्यूइन है. अब कोई भी ग्रुप को किसी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो बोल सकते हैं. यहाँ से शुरू कर दो, ये इसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो है, ये इसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो है. तो पेरेंट कंपाउंड टोल्यूइन है और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरो. तो इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन, और ये कॉमन नेम है. अदरवाइज जब आपको इसका IUPAC नेम देना है तो किसको नंबर 1 दोगे, किसको नंबर 2 दोगे, बताओ. मैम 1-क्लोरो हम्म 2-मिथाइल बेंजीन. करेक्ट. क्योंकि हैलोजेंस की प्रायोरिटी एटलीस्ट इनसे तो ज्यादा होती है आपके एल्काइल ग्रुप से. तो इट्स IUPAC इज 1-क्लोरो, बताया आपने 2-मिथाइल बेंजीन. ये भी सही है. नहीं तो आप इसका पेरेंट से भी नाम दे सकते हो. यहाँ पे भी टोल्यूइन उसको लिख सकते हो, उसके कंपैरिजन में वो क्लोरो हो जाएगा. तो इस तरह से इसका नाम देते हैं. तो दिस इज अबाउट द IUPAC नेम. एंड कई बार IUPAC नेम ना आपको इस तरीके से भी पूछा जाता है. इसमें आपको थोड़ी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की नॉलेज होनी चाहिए, जो तुम पढ़ चुके हो एल्कीन्स में, सिस ट्रांस वाला. और IUPAC नेम आ जाता है फंक्शनल ग्रुप से. ये एक कंपाउंड है, 1 लिख लेते हैं इसको. आजकल EZ से भी बहुत फैशन है नेम का पूछा जाना. Yes, try to find out the solution. फर्स्ट वाले का क्या होगा IUPAC नेम? कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे? वही बात जो मैं लेफ्ट साइड वाले कार्बन से. इस वाले कार्बन से या इस वाले कार्बन से? मैम ऊपर वाले. ऊपर वाले से. क्यों? क्योंकि आपको प्राइमरी सफिक्स यानी कि एन इन आइन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ना कि BR. ठीक है, तो ये 1 हो गया. डबल बॉन्ड को इंक्लूड करोगे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया. अब बताओ कहाँ से कहाँ क्या लिखूं सबसे पहले? 4 ब्रोमो 4 पे आ गया ब्रोमो, पेंट आ गया, 2 इन. इज दैट क्लियर? यस. अब आजकल मैं क्या बोल रही थी, किसका फैशन, किसका ट्रेंड है. यहाँ पे तो इसने ले दिए सॉरी HH. ये तो क्वेश्चन हो गया देखो ओवर. अगर मान लो इसकी जगह पे दे देता है Cl, ठीक है, और इसकी जगह पे ऐसे ही ग्रुप देता है, तो कई बार पूछ लेता है कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है. मतलब साथ में ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा. अब देखो क्या होता है. CH3 और Cl में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? C का या Cl का?
Cl का Cl का, तो Cl को हायर प्रायोरिटी मिलती है और इसको लोअर प्रायोरिटी मिलती है। यहाँ पे भी H का एटॉमिक नंबर लो है और ये आगे कनेक्टेड कार्बन से है तो कार्बन का हाई है। तो L एक साइड आ गए, L एक साइड आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? वैसे तो सिस बोलते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली में वो क्या कंपाउंड होता है? क्या कंपाउंड होता है वो? E होता है या Z होता है? Z होता है वो, ठीक है। तो जहां पे 2 ईन लिखता है ना, तो 2Z ईन, ये चेक करवा लेता है। कई बार हमें सारा IUPAC नेमिंग आता होता है बट हमें EZ नहीं लगाना आता, तो हमारा तब भी ऑप्शन गलत हो जाता है। समझ में आया मैंने कैसे किया? यहाँ पे तो सिस ट्रांस है तो आप ट्रांस लिख देते, मतलब ट्रांस ईन है। कई बार वो ये वाला जरूरी नहीं है 2Z ईन लिखे, स्टार्टिंग में भी लिख देता है Z, ठीक है, मतलब उसके लिखने का ढंग है कि वो कहीं पे भी लिख देगा। वैसे तो बेटर तो है 2Z ईन लिखे, मतलब ये जो ईन है वो Z है। जो आपका सिस वाला फॉर्म होता है वो Z होता है, जो आपका ट्रांस वाला फॉर्म होता है वो E होता है। Z और E कैसे डिसाइड करने हैं? जो कनेक्टेड हैं डबल बॉन्ड से उनको प्रायोरिटी देके एटॉमिक नंबर के बेस पे। क्लियर हुआ? और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका EZ से, मतलब सारा IUPAC करवा लेगा, बीच में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछ देगा। चलो अगला बताओ अब, सेकंड में कहां से नेमिंग करें? थ्री प्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1A। यहां से करूं कि नो कहीं? मैम। यहां से करूं? नो मैम, फिर और कहां से करूं? लेफ्ट साइड में जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पास है और नीचे का। से करूं, अच्छा ठीक है। 1 2 किधर, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे? ठीक है, मैंने यहां से नंबरिंग क्यों करवाई है तुम लोगों ने, मुझे बताओ जरा इसका रीजन। डबल बॉन्ड। शाबाश, क्योंकि अभी हमारे पास प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देनी है, वहां पे तो CS3 था तो मुझे वहां से स्टार्ट करना पड़ता। चलो तो अब 3 पे क्या आ गया? ब्रोमो। बाकी कितने कार्बन एटम है? 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट, ठीक है। अच्छा 3 पे ब्रोमो है, एक और ग्रुप भी है 2 पे। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। अच्छा आपको एक ही लाइन में लिखना है, चलो मैं भी इसी लाइन में लिख देती हूँ, ब्यूट 1 ईन। अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस बॉन्ड, वेदर इट इज अ सिस और ट्रांस? मैम ट्रांस। हाँ, ट्रांस। मुझे आपका कोई आंसर सुनाई नहीं दे रहा है। मैम ट्रांस। ना ट्रांस है ये, ना सिस है, और ये आंसर आप लोगों ने नहीं दिया है, आप कुछ और ही कह रहे हो। फर्स्ट कंडीशन सिस ट्रांस की होती है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है उस पे लगे 2 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे तो दोनों ग्रुप सेम ही है, तो ना ये सिस की कैटेगरी में है, ना ये ट्रांस की कैटेगरी में है, ना ये E की कैटेगरी में है, ना ये Z की कैटेगरी में है। ओके, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द लास्ट कंपाउंड क्विकली? मैम 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। राइट। किधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे भाई? मैम लेफ्ट साइड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को नंबर 1 दे दे क्या? नो मैम CH2 होगा। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर 1 इन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा, क्योंकि प्रोपीन है तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड नंबर 1 पे ही होगा, जिस साइड भी डबल बॉन्ड होगा हम उसी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे। दिस इज अबाउट द IUPAC नेम। आई होप कि इतने में आप IUPAC नेम को थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे और आपको आइडिया हो जाएगा। चलो अब उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। मैम प्रीवियस स्लाइड करनी। तो रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्काइल एंड एराइल हैलाइड ना, बहुत टाइप की क्लासिफिकेशन है, बहुत बेसिस हैं जिसके बेस पे आप इसको डिराइव कर सकते हो, डिफाइन कर सकते मैम ये टू टू लिखा है एंड में। हो। यहाँ पे यस मैम। ये 3 पे ब्रोमो आ गया, 2 पे मिथाइल आ गया और प्रोपीन।
यस तो मुझे लगा था कि बाद में। अच्छा अच्छा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। तो पहली क्लासिफिकेशन तो है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेस पे हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? या तो हो सकते हैं देखो मोनो हैलो डेरिवेटिव्स, मोनो हैलो डेरिवेटिव्स। मोनो हैलो डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है कि एक हैलोजन लगा है उसमें, जैसे CH3Br, ये एक हैलो लगा है, ठीक है। ये ऐसे ही आप एरोमेटिक को भी बोल सकते हो, एक हैलो लगा है। या होते हैं आपको डाई हैलो डेरिवेटिव्स। डाई हैलो डेरिवेटिव्स की ना आगे दो कैटेगरीज हैं। या तो आपका डाई हैलो ऐसा होगा, कोई बच्चा मुझे इसका कॉमन नेम बताएगा? मैंने बताया हुआ है इसको, क्या कहते हैं? विसिनल कहते हैं। या ये ऐसे होगा, इसको क्या कहते हैं? अभी पढ़ के आए हो मैम हाइड्रोकार्बन, जैमिनल। विसिनल और जेम डाई हैलाइड, ठीक है। तो ये डाई हैलाइड हो सकते हैं, और इसमें डाई हैलाइड हो सकते हैं भाई अलग अलग पोजीशन पे। जैसे एक हेलोजन यहाँ पे लगा है तो ये यहाँ पे है, तो इसमें तो ऑर्थो डाई हेलो बेंजीन। या क्या हो सकता था? मेटा, और यू कैन डू पैरा डाई हेलो, ठीक है। तो इसमें ऐसे कैटेगरीज आ सकती है। हाँ जी, ट्राई भी हो सकता है, CH, दिस इज अ ट्राई हेलो डेरिवेटिव। पिछले के बारे में मुझे एक बात और बोलनी थी, वेटिव्स। देखो ये वाला ना आप सबके लिए नहीं कर सकते हो। पहले तो ना तो फ्लोरीन के लिए होगा, ये क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए हो सकता है, आयोडीन के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयोडीन दो बहुत बड़े एटम होते हैं, तो उसमें से I2 रिमूव होकर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो क्लोरो और ब्रोमो में डाई हेलो आप आराम से ले सकते हो। ट्राई हेलो में C2X, CH2X, CHX एंड CH2X ऐसे ले सकते हो। और ऑब्वियसली यहाँ पे आयोडीन कभी नहीं आ सकता, फ्लोरीन भी कभी नहीं आता, क्लोरीन ब्रोमीन फिर भी आप थोड़े टाइम के लिए लगा सकते हो। ट्राई हेलो डेरिवेटिव में इधर भी एक ही ऑप्शन है, कुछ हो ही नहीं सकता। या तो अच्छा एक एक केस है, या तो ऐसा ले लो ये बहुत बहुत कम बनेगा, या बिल्कुल जैसे ए बनाते हो ना वैसे ले लो, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशंस पे। तो ये ट्राई हेलो डेरिवेटिव है। टेट्रा हेलो बनते हैं भाई? यस और नो? हाँ जी, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव्स बनते हैं। नो में। कार्बन के केस में बनता है क्लोराइड का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, और इस केस में नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द हैलोजन एटम्स। सेकंड है classification on the basis of the hybridization of the carbon atom which is attached to the halogen. Classification on the basis of the hybridization of carbon atom carrying the halogen. इसको ना शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं कि जिस कार्बन से हेलोजन लगा है वहां पे क्या हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे। तो ये तो मैंने वैसे sp3 बना दिया है, बट कुछ भी हो सकता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। तो सबसे पहली कैटेगरी इसमें हो जाएगी ये कार्बन sp3 है और ये हेलोजन से अटैच है। इसमें क्या क्या फर्दर कैटेगरी हो सकती है? एक तो ये कि कार्बन के साथ sp3 है और सारे के सारे हाइड्रोजन अटैच है, तब हेलोजन बना। इसको बोलेंगे
0 डिग्री अल्काइल हैलाइड। या जिस कार्बन के साथ तुम हैलोजन लगा रहे हो वो एक कार्बन से और जुड़ा है, उसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। है तीनों sp3 कैटेगरी। या जिस कार्बन के साथ हैलोजन है वो आगे है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। या एंड में ये है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये इसकी एक कैटेगरी आ गई। इसमें एक कैटेगरी आप और ऐड कर सकते हो या उसको अलग से भी बना सकते हो, एलाइलिक। एलाइलिक में भी sp3 होता है, चलो अलग से बना देते हैं। बी एलाइलिक हैलाइड्स, ये भी आपके कार्बन कंटेनिंग sp3 एंड हैलोजन है। एलाइलिक क्या होता है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ वाले पे हैलोजन अटैच है। इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। देखो, अगर इस कार्बन पे जिस पे हैलोजन अटैच है एक कार्बन तो होना ही पड़ेगा ना, तो ये sp2 होता है और ये sp3 है। ठीक है, तो ये एलाइल है ग्रुप। अब अगर ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ आगे अटैच है तो ये हो गया 1 डिग्री एलाइलिक। या और क्या कर सकते थे? ऐसे इस पे आप लगा देते एक R ग्रुप और X, तो ये अभी भी sp3 ही है और ये 2 डिग्री एलाइलिक बन जाता है। ठीक है, 3 डिग्री एलाइलिक का बहुत बहुत रेयर है चांसेस, बट क्लासिफिकेशन के लिए लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये सबसे स्टेबल है। तो ये हो गया sp3 वाला। इसमें एक कैटेगरी चलो sp3 में और जोड़ दो, बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड में जितने भी रिएक्शन होंगे मैं बोलूंगी आपको बार बार कि इसको एल्केन समझो और तब रिएक्शन करो। बेंजीन सिर्फ इसको इन्फ्लुएंस करेगा, रिएक्शन सारा एल्केन जैसा जाएगा। ये आपका हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये अगर बेंजाइलिक हैलाइड है तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ, ये sp3 है ना अभी भी। अब आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो आगे ये 1 डिग्री बेंजाइलिक है। ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है। ये हो गया आपका 3 डिग्री बेंजाइलिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड है कार्बन sp2 अटैच टू द हैलोजन। तो इसकी फर्स्ट कैटेगरी आपके पास आएगी विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स किसको बोलते हैं बेटा? मैम अलग अलग हाँ, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। CH2 डबल बॉन्ड CH। हाँ, हैलोजन लगा हो तो दैट इज कॉल्ड एज विनाइल। अब ये कौन सा है कार्बन? इसको आप ऐसे भी ले सकते हो। चलिए, सेकंड कैटेगरी है इसमें एराइल हैलाइड खुद, इसको ये लिख देते हैं। तो सेकंड इज द एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड में तो आपको पता चल ही रहा है कि ये आपके ये कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। So this is the classification on the two bases. One is on the basis of the number of the halogen attached, and second is on the basis of what?
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम कैरिंग द हैलोजन। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। अब आ जाए थोड़ा सा ये है कैसा, क्योंकि जब हमें इसको बनाना है तब भी हमें ये देखना पड़ेगा पोलर नॉन पोलर है, सब्स्टिट्यूशन होगा क्या होगा, और जब आपके पास इसके केमिकल रिएक्शन होंगे तब तो ऑब्वियसली। तो पहले तो देख लेते हैं कि नेचर ऑफ द CX बॉन्ड क्या होती है। एल्काइल हैलाइड को RX मान के चलेंगे, एराइल हैलाइड को ARX मान के चलेंगे पूरे चैप्टर में। तो जो आपका CX बॉन्ड है, अगर तो देखा जाए एराइल हैलाइड में और यहाँ पे देखा जाए एल्काइल हैलाइड में, देखो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? पोलर। ठीक है, तो पहले तो पोलर तो है। चलो, तो ये पोलैरिटी जो है, पोलर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये पोलर है। और पोलैरिटी कब ज्यादा होगी? पोलैरिटी तब ज्यादा होगी जब आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन लगा होगा। CF ज्यादा पोलर होता है, CCl ज्यादा पोलर होता है, CBr ज्यादा पोलर होता है, ये CI होता है? CF होता है। तो ये मैक्सिमम पोलर हो गया, ये आपका लीस्ट पोलर हो गया। तो पोलैरिटी डिपेंड करती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब दिक्कत ये है कि डाइपोल मूवमेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर है ये क्वेश्चन। अब डाइपोल मूवमेंट 2 फैक्टर का मेजर होती है। मैं यहाँ पे डाटा लिख देती हूँ, अदरवाइज आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो फिर ये प्रीवियस ईयर है। मैं पहले ही बोलती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कई बार वैसे छोड़ के चलते हैं, बट उसमें से भी कई बार पूछ लेते हैं। वो ऐसा क्वेश्चन आया था कि CH3 के साथ I लगा दो, CH3 के साथ Br लगा दो, CH3 के साथ Cl लगा दो, और CH3 के साथ क्या बच गया, F लगा दो। और बताओ कौन सा पोलर है? पोलर से भी ज्यादा पूछा था उसने डाइपोल मूवमेंट। देखो डाइपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी होती है, सबको पता है। बट डाइपोल मूवमेंट होती है +-Q इंटू डी। यहाँ पे डी भी बहुत मैटर करता है। डी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी है। अब जब इसका NCERT डाटा देखा गया ना, तो डाइपोल मूवमेंट इसकी 1.8 करके कुछ है, 84 ले लो। Cl वाले की डाइपोल मूवमेंट 1.86 करके कुछ है, Br वाले की डाइपोल मूवमेंट 1.83 करके कुछ है, और I वाले की डाइपोल मूवमेंट 1.63 करके कुछ है। तो दिस इज द डाइपोल मूवमेंट डाटा। डाइपोल मूवमेंट डाटा के बेस पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट किसकी लग रही है आपको? मैम डाटा तो मैंने लिख दिया, अब तो कुछ है आपको एक्सप्लेन करना ही नहीं है, देख के ही अभी तो बताना है, एक्सप्लेनेशन तो अभी पूछूंगी। तो सबसे ज्यादा डाटा तो इसका दे रखा है। वैसे तो देखो इन तीनों के अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। CCl की डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू CF, फिर CBr और लास्ट में CI। अब इसका रीजन पता क्या होता है? देखो पोलैरिटी फैक्टर CF में ज्यादा है, पर फर्स्ट CCl क्यों आ रहा है? वो 1.847 कुछ करके है, वो 1.860 कुछ करके है, वो 1.830 कुछ करके है, वो 1.636 करके है कुछ। अब होता क्या है कि डाइपोल मूवमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन चार्जेस पे तो डिपेंड करता ही करता है, और इसके साथ डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पे। तो हमेशा एक बात याद रखो कि जो बड़ा एटम होगा ना, वो हमेशा बड़ी बॉन्ड लेंथ से जुड़ा होगा। छोटी बॉन्ड लेंथ से जुड़ के वो जुड़ ही नहीं सकता, पहली बात तो बॉन्ड टूट जाता है। मतलब अगर बॉन्ड लेंथ का मेजर देखा जाए तो CI की सबसे ज्यादा है, फिर CBr की है, फिर CCl की है, फिर CF की है। बट CI के केस में डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा नहीं है, बिकॉज सिर्फ बॉन्ड लेंथ पे ही तो नहीं ना डिपेंड करता, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आपको डाटा की हेल्प से समझना पड़ेगा। तो पेपर में हमें क्या पता कि किस में चार्ज डोमिनेट करता है और किसी में लेंथ डोमिनेट करती है। बस इतना याद रखो कि CCl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू CF। इसलिए फर्स्ट कौन आ जाता है डाइपोल मूवमेंट में? CCl, देन CF, देन CBr, देन CI। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में,
और इतना आसान क्वेश्चन था, अगर किसी ने डाटा पढ़ा होता सब बच्चों ने CF सबसे पहले लगाया था, ठीक है, क्योंकि उसकी पोलैरिटी ज्यादा है, ठीक है। बट इसमें बॉन्ड लेंथ क्योंकि Cl बड़ा है तो उसको बड़े बॉन्ड से होल्ड करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर, तब इसका क्वेश्चन होगा। ओके। अच्छा हाँ, एक बात और बतानी थी, अब जहाँ पे ये जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो होता है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या ये ज्यादा पोलर है या ये ज्यादा पोलर है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब ज्यादा होता है जब नेगेटिव वाला बहुत नेगेटिव हो और पॉजिटिव वाला बहुत पॉजिटिव हो। यहाँ पे नेगेटिव वाला तो उतना ही नेगेटिव है पर पॉजिटिव वाला इतना पॉजिटिव नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का इफेक्ट है, तो ये कंपैरेटिवली लेस पोलर है। आगे जाके तुम देखोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये तो देते ही नहीं, बहुत कम देते हैं, कुछ कंडीशंस में देते हैं, सबसे ज्यादा ये ज्यादा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें C+ और X नेगेटिव में सेपरेशन हो जाता है, इसमें C+ X नेगेटिव में सेपरेशन नहीं होता है। तो इज दैट क्लियर? बोलते ही नहीं है। यस मैम। चलो तो इसका नेक्स्ट फिर करेंगे, अभी हम कर लेते हैं कुछ इसके पोल के क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। देखो पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्लास 2 है।
जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है तो उनका तो आंसर सही है, इसका करेक्ट आंसर है सी, सोडियम फ्लोराइड। इसका आंसर बी है, दैट इज 50 and the two students have given the answer. Have you calculated? क्या फॉर्मूला लगेगा भाई? Who will tell? मैम P नोड A माइनस P सोल्यूशन ओवर P नोड A into weight of first upon mass of first into mass of second. Yes. And what is the answer you are getting? मैम बस निकलने वाला है। चलो कोई बात नहीं, चेक इट आउट। इसका करेक्ट आंसर बी है, तो दोज हु हैव गिवन द बी आंसर दे आर करेक्ट।